गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमृतेश सर केशव क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन, जिसमें लघु उत्तरीय क्वेश्चन का वीडियो बना दिया हूँ जिसे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? संसाधनों के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या करें। संसाधन आप समझ चुके हैं कि वे सारी वस्तुएं जो मानव की परिसंपत्तियां बनने के योग्य होती है, जिसे मानव अपने विकास कार्यों में इस्तेमाल करता है, वे सारी वस्तुएं क्या कही जाती हैं? संसाधन कही जाती है। तो संसाधन मनुष्य की जीविका का आधार है। जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा आवश्यक है। संसाधन की प्रकृति का उपहार मानकर मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग करना शुरू कर दिया, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्या भी उत्पन्न हो गई। संसाधनों के भंडार में चिंतनीय ह्रास भी ला दिया। शक्ति संपन्न लोगों ने अपने स्वार्थ में संसाधनों का विवेकहीन दोहन किया, जिससे विश्व परिस्थितिकी में घोर संकट पैदा हो गया। भूमंडलीय तापन, ओजोन परत में क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, अम्लीय वर्षा, ऋतु परिवर्तन जैसे संकट पैदा होने लगे। अगर ये परिस्थिति बनी रही तो संसार के सभी मानव का जनजीवन क्या हो जाएगा? संकट में पड़ जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि संसाधन से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, संसाधन विकास की क्रियाओं को प्रभावित करती है, संसाधन का इस्तेमाल करके ही लोग विकासशील से विकसित देश की श्रेणी में खड़ा हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि विकास ही करना सब कुछ होता है। अगर एक तरफ हम विकास करते हैं और इन संसाधनों का दोहन करते हैं जिनका भंडार सीमित है, और वो एक न एक दिन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो फिर इन संसाधनों के अभाव में जिन विकास की गाथा को हम गाने जा रहे थे, वो फिर उसी पौधान पर पहुंच जाएगा। दूसरे शब्दों में, हम जिन प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका व्यापक दुष्प्रभाव भी पड़ रहा है। जैसे हम पेट्रोल, डीजल या किरासन तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे जो हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, वो पूरे जनजीवन को, पूरे मानव जाति को प्रभावित करने में सक्षम है। इसके कारण वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग, भूतापन की समस्या हो रही है, यानी गर्मी की मात्रा में वृद्धि हो रही है, असमय वर्षा हो रही है, असमय धूप हो रहा है, जाड़े के दिनों में चेहरे पर पसीने नजर आ जाते हैं। ये सब के सब संसाधनों के अति दोहन का परिणाम है। तो आइए इन परिस्थितियों से बचने के लिए संसाधनों का क्या करना चाहिए? नियोजित तरीके से उपयोग करना चाहिए। इससे पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर वर्तमान में विकास को कायम रखना, ऐसी सोच ही सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। मतलब कि हमें गाड़ी चाहिए, गाड़ी परिवहन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, तो अगर हम प्राकृतिक संसाधनों को बचाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें गाड़ी का इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए? कतई नहीं। हमें क्या करना चाहिए? उसके विकल्प का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें सोलर गाड़ी आ गया है या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ी आ गया है। हमें ऊर्जा के रूप में जो विद्युत का इस्तेमाल करें, वो तापीय विद्युत की जगह जल विद्युत का इस्तेमाल करें, पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करें, सोलर लैंप की सहायता से काम करें, सोलर प्लेट लगाकर काम करें, तो हमारा भविष्य भी सुरक्षा रहेगा, पर्यावरण भी संतुलित रहेगा, और इस प्रकार हम अपने आप को, अपने पर्यावरण को, सबको बचाते हुए विकास की गति को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसी को सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आपके इस नजरिए से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के लिहाज में इसकी आवश्यकता सबसे अधिक है। सबसे अधिक सतत पोषणीय विकास की आवश्यकता पड़ रही है, विकास की नहीं बल्कि सतत पोषणीय विकास। अगला है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध स्वरूप का वर्णन करें। देखिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में बांटा गया। एक निजी संसाधन,
एक संसाधन निजी संसाधन, निजी को ही हम इसमें व्यक्तिगत संसाधन की श्रेणी में रख रहे हैं। ऐसा संसाधन जिस पर स्वामित्व किसका होता है, किसी निजी व्यक्ति का होता है, व्यक्तिगत व्यक्ति का होता है, तो इसे निजी संसाधन के नाम से जाना जाता है। जैसे किसी का पर्सनल फोन, पर्सनल कलम, है ना, यानी ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, जिसके बदले में वो व्यक्ति सरकार को लगान भी चुकाता है। जैसे खेती का जमीन, घर, बाग बगीचा, तालाब आदि जब व्यक्तिगत होता है तो ऐसे संसाधन को निजी संसाधन के नाम से जाना जाता है। दूसरा हो जाता है सामुदायिक संसाधन। देखिए, गांव में अक्सर देखे होंगे कि एक खेल का मैदान होता है, कुछ मंदिरें हुआ करती है, कुछ चारागाह हुआ करती है, जिस पर विशेष समुदाय का, विशेष गांव का अधिकार होता है। तो ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के अधीन जो होता है, जिसका लाभ केवल विशेष समुदाय के लोगों को सुलभ होता है, तो ऐसे संसाधन को हम सामुदायिक संसाधन के नाम से जानते हैं। जैसे चारागाह हो गया, शमशान घाट हो गया जहां लोग लाश जलाने जाते हैं, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, सामुदायिक भवन जो गांव में बनता है, तालाब आदि, इन पर सभी समुदाय का क्या होता है, सामूहिक अधिकार होता है। जब जो चाहे उसके अनुसार वह उस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसका इस्तेमाल कर सकता है। आगे हो जाता है राष्ट्रीय संसाधन। देखिए, राष्ट्रीय संसाधन मतलब ऐसा संसाधन जो राष्ट्र के अधिकार क्षेत्र में होता है, यानी कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। सरकार को यह वैधानिक हक है कि वो व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती है। जैसे बगल से आपका खेत है, बगल से ट्रेन के लिए रेल पटरी बिछाना है, तो आपकी निजी संपत्ति को भी अधिग्रहित कर सकती है। हाँ, उसके बदले में आपको क्या करते, उचित मूल्य देती है, उचित समर्थन मूल्य देती है, अधिग्रहण मूल्य देती है। अब आगे है, सरकार को अधिग्रहित संसाधन का मुआवजा देना पड़ता है। तो वे सारी संपत्तियां जिस पर सरकार का स्वामित्व होता है, सरकार का अधिकार होता है, जो जनता के हितों में इस्तेमाल होती है, तो ऐसे संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे ग्रामीण सरकारी जो स्कूल हुआ करती है, ये सब सड़कें, ये सब राष्ट्रीय संसाधन हो जाती है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय संसाधन। देखिए, ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था जो करती है, तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर खुले महासागरीय संसाधन पर किसी देश का कोई अधिपत्य नहीं होता है। ऐसे संसाधन का उपयोग सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से किसी राष्ट्र द्वारा किया जाता है। तो 200 तट से 200 किलोमीटर तक राष्ट्रीय संसाधन आवर्जक क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में कोई दूसरा देश एंट्री नहीं कर सकता है सुरक्षा के लिहाज से, सामरिक दृष्टिकोण से। जबकि बाकी 200 किलोमीटर के बाद जो क्षेत्र होता है वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन के बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। देखिए, कह रहा है यहाँ पे, संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते, इस कथन की व्याख्या करें। देखिए, संसार में अनेकों पदार्थ बिखरे पड़े हैं। दुनिया में सारी वस्तुएं पहले भी थी। आप देख रहे हैं कि नदियां बह रही है, समुद्र उपलब्ध था, लेकिन इन नदियों के जल में केवल और केवल उसके जल का इस्तेमाल हम कृषि क्षेत्र के विकास में करते थे, मवेशी और मत्स्य पालन में करते थे। उस समय उससे निकलने वाले जो बालू हैं उसका इस्तेमाल हम नहीं जानते थे। क्यों? क्योंकि हमें घर की आवश्यकता नहीं थी। दिन प्रतिदिन आवश्यकताएं बढ़ती गई और उसके अनुसार हम उन वस्तुओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आज बालू 5,000 रुपये ट्रैक्टर ट्रॉली मिल रहा है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये बालू पहले भी था, पहले हम उसका इस्तेमाल करना जानते नहीं थे, तो मेरे लिए संसाधन नहीं था। लेकिन अब
जब घर का निर्माण होने लगा, आधारभूत संरचना का निर्माण होने लगा, सड़क, पुल, पुलिया, नली, नाला, ढांचा ये सब निर्मित होने लगा, तो ऐसे में यही बालू अब इस्तेमाल के लायक हो गया। और तब हम कहते हैं क्या कि बालू हमारे लिए क्या हो गई है? संसाधन हो गई है। बालू हमारे लिए संसाधन हो गई है। अब आगे है, तो समझ चुके हैं आप कि संसार में अनेकों प्राकृतिक पदार्थ बिखरे पड़े हैं, जब तक उनका उपयोग नहीं किया जाता वे संसाधन नहीं बन पाते। मनुष्य उन्हें पता लगाता है, फिर अपनी बुद्धि, विवेक, क्षमता, तकनीक और कुशलता का प्रयोग कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, आर्थिक विकास के लिए उनका उपयोग योजना बनाकर करता है, उपयोग में लाकर उन्हें संसाधन बनाता है। मनुष्य के आर्थिक विकास के लिए संसाधन अति आवश्यक हो जाता है। नदियां तभी संसाधन बन पाती है जब मानव उसका उपयोग सिंचाई में, जल विद्युत उत्पादन में, मत्स्य पालन में, परिवहन के रूप में, यातायात के साधन में करता है, तो ये क्या होती है? ये संसाधन बन जाती है। अब इसके बाद जिमरमैन एक भूगोलवेता है, वो ठीक कहते हैं क्या कि संसाधन हुआ नहीं करते हैं, बना करते हैं। संसाधन हुआ नहीं करते हैं, बना करते हैं। कौन कहता है? जिमरमैन कहते हैं। कौन? एक भूगोलविद थे जिमरमैन, जिन्होंने ये तथ्य दिया। आगे है, अगला क्वेश्चन है, संसाधन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट करें। वातावरण में पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ जो उपलब्ध हैं और हमारे जीवन के विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करें, संसाधन कहलाते हैं। दुनिया की सारी वस्तुएं जो मानव की परिसंपत्तियां बनने के योग्य होती है, जो मानव के विकास कार्यों को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती है, तो वे सारी की सारी वस्तुएं संसाधन के अंतर्गत आती है। उन सारी वस्तुओं को हम संसाधन की श्रेणी में रखते हैं। अब आगे, परंतु इसके उपयोग में व्यापक समझ और सूझबूझ की आवश्यकता होती है। वातावरण प्रभावित न हो, प्रकृति के साथ सामंजस्य बना रहे, ताकि प्रकृति के सभी पदार्थ संसाधन के रूप में इस्तेमाल होते रहें। जैसे उदाहरण स्वरूप छोटा नागपुर का पठार खनिज भंडार युगों से तक कई महत्व न था, अतः वे खनिज पदार्थ संसाधन न बन सके, परंतु जब खनिज का महत्व समझा जाने लगा तो इनको खनन करके निकाला जाने लगा और इसका इस्तेमाल किया जाने लगा, तब ये संसाधन बन गया। इसके बाद है बाबू अगला क्वेश्चन, संसाधन के संरक्षण से आप क्या समझते हैं? यह संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है? आप जान चुके हैं कि वे सारी वस्तुएं जो मानव की परिसंपत्तियां बन सकती है, संसाधन कही जाती है। तो आपको अब जानना होगा कि संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाए। गाड़ियां चल रही है, उसमें डीजल पेट्रोल चाहिए, क्या इसे बंद कर देंगे तो संसाधनों का संरक्षण हो सकता है? जी नहीं, क्योंकि विकास की प्रक्रिया भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है? हमें उन तथ्यों पर ध्यान देना है जिसका भंडार अक्षय है, जिसका भंडार असीमित है, जो समाप्त होने वाला नहीं है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का इस्तेमाल करना है। जैसे हम गाड़ियों के जगह पर सोलर गाड़ी का इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिक गाड़ी का इस्तेमाल करें, तो जो पेट्रोलियम की खर्च है उससे हम वंचित हो सकते हैं, उससे बचा सकते हैं। यानी कहने का मतलब होता है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से, समुचित तरीका से उपयोग करने की प्रक्रिया संसाधनों का संरक्षण कही जाती है। संसाधनों के संरक्षण के बाद अब हम लोग आगे समझेंगे। आगे है, पहले संसाधन का परिभाषा देके तब उसका संरक्षण आप लिख सकते हैं आसानी से, लंबा हो जाएगा। आगे है, शक्ति संसाधनों के संरक्षण हेतु कौन कौन उपाय किए जा सकते हैं, आप इससे कैसे मदद पहुंचा सकते हैं। देखिए, शक्ति संसाधन क्या होता है? वे सारी संसाधन जो शक्ति उत्पन्न करने में मदद करती है, शक्ति संसाधन कहा जाता है। इसको बचाने के लिए हमें क्या करना होगा? ऊर्जा के उपयोग में मित व्ययिता। देखिए, मित व्ययिता क्या होता है? ऊर्जा का उचित और आदर्शतम उपयोग होने से ऊर्जा का दुरुपयोग नहीं होता है। आप घर में हैं, घर में 4 रूम हैं,
आपके घर में 4 लोग हैं, अगर आवश्यकता नहीं है तो 1 रूम में काम चलाइए, 3 रूम का फैन बंद कर दीजिए, 3 रूम का लाइटें बंद कर दीजिए। आप 5 व्यक्ति हैं, अगर आवश्यकता इस प्रकार की नहीं है तो लगभग 2 या 3 रूम से काम चला लीजिए, 2 ही में पंखा चलेगा, 3 ही में पंखा चलेगा। एडजस्ट कीजिए ताकि आपका बिजली है, आपके पास पैसा है, लेकिन आपका कोयला नहीं है, कोयला एक न एक दिन खत्म हो जाएगा तो स्थिति भयंकर हो जाएगी। तो मितव्ययिता से बचना है। ऊर्जा के नवीन क्षेत्रों की खोज करना चाहिए। देखिए, ऊर्जा संकट बताए थे कि क्या होता है, हम ऊर्जा के जिन संसाधनों का इस्तेमाल इस समय कर रहे हैं वो एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसी अवस्था को ऊर्जा संकट कहा जाता है। तो इससे बचने के लिए हमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या जल विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल ज्यादा करनी चाहिए। अब आगे है ऊर्जा के नवीन वैकल्पिक साधनों का उपयोग। देखिए, ये तो समझ गए कि जो संसाधन समाप्त होने वाले हैं, जिनकी पुनरावृत्ति संभव नहीं है, उन साधनों को संरक्षित करना चाहिए। बदले में ऐसे स्रोत का इस्तेमाल करना चाहिए जिसका भंडार अक्षय है, जो खत्म नहीं होने वाला है। तो ऐसे संसाधनों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। ऊर्जा संकट एक वैश्विक समस्या है, एक देश की कोई समस्या नहीं है, जिससे विश्व के देशों को आपसी मतभेद भुलाकर सहयोग और समाधान करना चाहिए। आज यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, ओपेक जो पेट्रोलियम उत्पादक देश है उनके संगठन का नाम है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और G8 माने विकसित देशों का संगठन है। ये स्वास्थ्य संबंधी संगठन है। देशों ने इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है। ऊर्जा का उपयोग हम अपनी जरूरत के हिसाब से करके एवं बेवजह उसके उपयोग न करके शक्ति संसाधनों को संरक्षित आसानी से कर सकते हैं। अब इसके आगे है बाबू कि संसाधनों के नियोजन से आप क्या समझते हैं। देखिए, संसार में संसाधनों का वितरण असमान रूप से फैला है, कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है। किसी क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक तो किसी क्षेत्र में आवश्यकता से काफी कम है। भारत में तो यह क्षेत्रीय विविधता और भी अधिक है। अतः पूरे देश के विकास के लिए संसाधनों का नियोजन आवश्यक है। मानव अपने भौतिकवादी जीवन की आवश्यकताएं बढ़ाती जा रही है और उनकी आपूर्ति से संसाधनों का अत्यधिक शोषण भी कर रहा है, जिससे अनेक संसाधन समाप्ति के कगार पर हैं, जिससे प्रकृति संतुलन बिगड़ता जा रहा है। यदि संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए संसाधनों का नियोजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। संसाधन नियोजन की कुछ प्रक्रिया संरक्षण इस एक तरीका से कर सकते हैं। देश के विभिन्न देश क्षेत्रों में पाए जाने वाले संसाधनों की पहचान करना, संसाधन की मात्रा और गुणवत्ता के स्तर का निर्धारण करना, विकास की योजना को चरणबद्ध रूप से तैयार करना ताकि संसाधनों का दुरुपयोग न हो सके, समुचित विकास के लिए उचित तकनीक अपनाना, अधिक तकनीक अपनाने से ऊर्जा कम लगता है, और मजदूरों को प्रशिक्षित करना, तकनीक का ज्ञान देना, राष्ट्रीय स्तर पर योजना का निर्धारण करना जिससे देश के आर्थिक और नागरिकों का आर्थिक विकास और नागरिकों का कल्याण हो सके। इस तरह से नियोजन किया जा सकता है। आगे है क्वेश्चन, ऊर्जा संसाधन के महत्व पर प्रकाश डालें। वे सारे संसाधन जो ऊर्जा की उत्पत्ति के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें ऊर्जा संसाधन के नाम से जाना जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, यूरेनियम, थोरियम, ये सब के सब ऊर्जा के संसाधन कहे जाते हैं। आगे है क्वेश्चन, वन को अनुपम संसाधन क्यों कहा जाता है। देखिए, वन एक राष्ट्रीय संपत्ति है। वन एक अपूरे संसाधन, पूरे संसाधन जिसे पूरा किया जा सकता है। वन हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करता है। वन से हमें टेनिन, रेजिन, ग्लिसरॉल, फल, फूल, कंद मूल की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त यह प्राणवायु ऑक्सीजन देता है। इससे वर्षा के संचयन में मदद होती है। इसी के कारण वायु संचरित होता है और हमें ताप से निजात मिलता है, तापीय संतुलन होता है, वैश्विक तापन की समस्या का समाधान होता है। इतनी उपयोगिता के कारण वन एक अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन, अनुपम संसाधन है जिसकी कोई उपमा नहीं की जा सकती है। अब इसके बाद है अगला,
भारत के आर्थिक विकास में जल संसाधन का क्या योगदान है? देखिए, किसी देश के विकास में जल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम अपने शरीर को ही लेकर चलें तो शरीर का 65% जल है, और उसमें भी जो भी खाद्य पदार्थ हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं तो तरल अवस्था में ही जाता है। अगर हम कृषि क्षेत्र का विकास चाहते हैं तो सिंचाई आवश्यक है। अगर हम मत्स्य पालन करना चाहते हैं, पशुपालन करना चाहते हैं, बिना सिंचाई, बिना जल के संभव नहीं है। अगर हम घर में बाग बागवानी लगाना चाहते हैं, यहाँ तक कि स्नान करना चाहते हैं, घर वास करना चाहते हैं, गाड़ी वास करना चाहते हैं, धोने की क्रिया, सब कुछ बिना पानी के संभव नहीं है। हम इस साफ कपड़े पहनते हैं तो ये भी पानी के द्वारा ही साफ होती है। इसलिए जल जो है वो एक आर्थिक विकास में जल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। लौह इस्पात उद्योग में या अन्य बड़े बड़े उद्योग के संचालन में भी जल की आवश्यकता पड़ती है। अतः जल के बिना जीवन संभव नहीं है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। अब आगे देखिए, अगला है, मानव किन गुणों के कारण सारे प्राकृतिक संसाधनों के मूल्य में परिवर्तन लाता है? देखिए, मनुष्य अपनी बुद्धि, प्रतिभा, क्षमता, तकनीकी ज्ञान और कार्य कुशलता जैसे गुणों का प्रयोग करके प्राकृतिक संसाधनों को मूल्यवान बना देता है। वही जो कोयला था या फिर वही बालू था, ये सब के सब जब पड़े रहते थे तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं था। जब कोई इस्तेमाल नहीं था तो वो संसाधन नहीं थे। अब मानो उसका तकनीक से इस्तेमाल किया तो उसका उपयोगिता बढ़ती गई, और जब उपयोगिता बढ़ती गई तो मूल्यवान हो गया, उसके मूल्य में परिवर्तन हो जाता है। सिंपल तौर पर हम देखें, दूध 40 रुपये 50 रुपये लीटर मिलता है। जब उसको क्या बनाया जाता है, इससे घी बना दिया जाता है, पनीर बना दिया जाता है, तो उसकी क्या होती है, उसकी गुणवत्ता बढ़ती है और उसके मूल्य में परिवर्तन हो जाता है। उससे फिर क्या करता है, तकनीक से मिठाई बना दिया, तो तकनीक से जब मिठाई बना तो मिठाई उससे भी मूल्यवान हो जाता है। तो इस प्रकार से मनुष्य क्या करता है, अपने बुद्धि, विवेक, प्रतिभा के आधार पर संसाधनों को मूल्यवान बना देता है, उसके मूल्य में परिवर्तन ला देता है, उसके मूल्य में बदलाव ला देता है। अब आगे है, मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है? सिंपल चीज है। देखिए, आज हम जिस विकास की बात कर रहे हैं, ये विकास की क्रिया तभी संभव हो पाती जब संसाधन होते। हम जिस घर में हैं वो किससे बना हुआ है? सीमेंट, बालू और ईटा से बना। ईटा मिट्टी से बनता है, बालू नदी तालाबों से आता है, जबकि क्या हो जाता है, ईट और सीमेंट जो है चूना पत्थर से बनता है, जो कि खनिज संपदा है। अर्थात खनिज संपदा के अभाव में मानव संसाधन का विकास संभव नहीं है। हम औद्योगिक विकास करना चाहते हैं, उसके लिए हमें कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है, और ये कच्चे माल क्या है, एक संसाधन है। हमें परिवहन की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए गाड़ी आदि का इस्तेमाल लोहा से होता है, जो कि खनिज संपदा से बनता है। तो ये सब के सब बिना संसाधन के संभव नहीं है। अगर हम कृषि कार्य करने चाहते हैं तो मृदा संसाधन की आवश्यकता पड़ती है, जल संसाधन की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ तक हमें प्राणवायु ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए अपूरे और अनुपम संसाधन वन की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात अगर हम संसाधनों को अपने जीवन से निकाल दें तो हमारा जीवन शून्य हो जाएगा, हमारा जीवन में कुछ रह ही नहीं जाएगा। इसलिए हमें क्या होती है, संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। अब आगे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का उल्लेख करें और यह बताएं कि भारत इस दिशा में किस तरह आगे बढ़ रहा है। देखिए, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या होता है? ऊर्जा का ऐसा स्रोत जिसका भंडार अक्षय है, जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो ऐसे संसाधन को गैर परंपरागत संसाधन या नवीकरणीय संसाधन या सतत पोषणीय संसाधन या चक्रीय संसाधन या फिर संवहनीय संसाधन के नाम से जाना जाता है। जैसे वायु ऊर्जा हो गया,
जल ऊर्जा हो गया, वायु ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहा जाता है, जल विद्युत ऊर्जा हो गया या फिर सौर ऊर्जा हो गया, ये सब के सब क्या होते हैं, ये सब के सब जो हैं वे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत होते हैं। गैर परंपरागत में पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव पदार्थ ऊर्जा आते हैं। ऊर्जा विशेषज्ञों के अनुसार गैर परंपरागत ऊर्जा से भारत 95,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न कर सकता है। अब इस देश में कुछ का ही उपयोग किया जा रहा है। अब इसमें है बारी बारी से पवन ऊर्जा। पवन चक्की द्वारा भूमिगत जल निकालकर देहातों में सिंचाई के अलावा पवन से विद्युत भी उत्पन्न की जाती है। उदाहरण के लिए गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा में जहां पवन तेज गति से चला करती है, लगभग 2000 पवन चक्कियां लगाई गई है और यह 5 लाख यूनिट प्रति वर्ष विद्युत उत्पन्न किया जाता है। अगला है ज्वारीय ऊर्जा। कच्छ और खंभात की खाड़ियों में जहां ऊंचे ज्वार उठते हैं, ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इसके लिए टरबाइन चला करके उससे बिजली की उत्पत्ति की जाती है ज्वार के माध्यम से। ज्वारीय ऊर्जा के बाद होता है सौर ऊर्जा। भारत उष्णकटिबंधीय स्थित होने के कारण असीम ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। भारत में सीधा क्या पड़ता है, सूर्य का प्रकाश सालों भर पड़ता है। इस कारण से यहाँ सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। अभी गुजरात में भुज के पास इसका सबसे बड़ा संयंत्र लगाया गया है। थार मरुस्थल में भी इसकी असीम संभावना है जहां से बिजली की प्राप्ति की जा सकती है। आगे है बायोगैस संयंत्र। अब समझेंगे बायोमास से बायोगैस बनता है। बायोमास क्या है? पेड़ पौधे और जानवरों से अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट माने मलमूत्र, जिसका इस्तेमाल बिजली उत्पन्न करने में यानी ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है, बायोमास कहा जाता है। बायोमास को सड़ाकर उससे गैस बनता है जिसे बायोगैस ऊर्जा कहा जाता है। गोबर, मलमूत्र से उत्पन्न ऊर्जा गोबर गैस संयंत्र लगाकर प्राप्त किया जा सकता है। इससे गांव में विद्युत की आवश्यकताएं पूरी हो सकती है। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है, इस कथन की पुष्टि करें। देखिए, भारत उष्णकटिबंधीय जलवायु का देश है। भारत में सालों भर लगभग सूर्य का प्रकाश पड़ता है। ऐसे में अगर हम सोलर प्लेट की सहायता से सौर ऊर्जा को क्या करते हैं, बैटरियों के माध्यम से संचित करते हैं, तो हमें किसी और ऊर्जा के स्रोत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम आसानी से घर के टीवी, टैप, कूलर, पंखा, फ्रिज आदि का संचालन सौर ऊर्जा के माध्यम से कर पाएंगे। भारत इसलिए सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए असीम संभावना है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 20 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में बदला जा सकता है। सूर्य की ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न कर सौर चूल्हे, सौर विद्युत गृह का निर्माण किया जा सकता है। सीजियम और कुछ अन्य धातुओं में यह विशेषता होती है जो थोड़ा गर्म होने पर भी उनसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। इसी प्रवाह को बिजली कहते हैं। इसी प्रवाह को क्या कहते हैं? बिजली। सूर्य के प्रकाश में क्रिया बिना खर्च के हो सकती है। जिन स्थानों पर दिन के समय आसमान खुला रहता है वहां आसानी से सौर ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे गांव में जहां बिजली का अभाव रहता है, सरकार द्वारा ग्रामीणों को क्या दिया जाता है? सौर लैंप, सोलर चूल्हे उपलब्ध कराए जाते हैं जिसके द्वारा वो बिजली की प्राप्ति भी कर सकते हैं और खाने भी बना सकते हैं। अभी भारत के गुजरात राज्य में भुज के निकट इसका सबसे बड़ा संयंत्र लगाया गया है। थार मरुस्थल में भी इसका संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। अब आगे है ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए ऊर्जा के किन स्रोतों का विकास की आवश्यकता है, इसके लिए कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, ऊर्जा संकट बता दिए कि जिन ऊर्जा के स्रोतों का हम इस्तेमाल करें उसका भंडार सीमित है, वो एक न एक दिन समाप्त हो जाने वाला है। इस अवस्था को हम ऊर्जा संकट कहते हैं। तो ऊर्जा संकट से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो ऊर्जा संकट से बचने के लिए हमें ऊर्जा के उन संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए जिसका भंडार अक्षय है, जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। और आज हम देखते हैं कि हर जगह जल विद्युत संयंत्र लगाए जा रहे हैं। आप देखते हैं गुजरात के कच्छ में आज भी सोलर प्लेट की एक संयंत्र स्थापित की गई है जहां से बिजली की आपूर्ति होती है। आप देख रहे हैं राजस्थान में, उत्तर प्रदेश के नए
सौर संयंत्र स्थापित किया गया है जहां बिजली की उत्पादन आसानी से होती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक आदि क्षेत्रों में, दक्षिणी क्षेत्रों में ज़्यादा, जहां हवाएं हर साल 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक तीव्र गति से बहती है, वहां पवन चक्कियाँ लगाई गई है और उसके द्वारा बिजली की आपूर्ति होती है। यह क्या है? यह आधुनिक समाज में, आधुनिक भारत के लिए एक सूर्योदय है कि भारत को कुछ दिनों के बाद इन खनिज संपदा से यानी तापीय संयंत्र से निकलने वाले ऊर्जा पर निर्भर नहीं करना पड़ेगा। आगे फिर है, खनिज कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, खनिज धरती के अंदर से खान कर जो पदार्थ निकाले जाते हैं, जिसका सामरिक दृष्टिकोण से काफी महत्व होता है, जो संसाधन के रूप में जाने जाते हैं, खनिज कहे जाते हैं। खनिज दो वर्गों में बांटा जाता है, एक धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज क्या होता है? धात्विक खनिज क्या होता है? ऐसा खनिज जिससे धातु की प्राप्ति होती है तो उसे धात्विक खनिज के नाम से जाना जाता है। धात्विक खनिज में होता है जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, कॉपर पाइराइट, बक्साइट। और अधात्विक खनिज क्या होता है? ऐसा खनिज जिससे धातु की प्राप्ति नहीं होती है, तो ऐसे खनिज को अधात्विक खनिज की संज्ञा दी जाती है। इसके अंतर्गत यूरेनियम हो जाता है, इसके अंतर्गत चूना पत्थर, बेसाल्ट, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अब आगे है क्वेश्चन, भारत के प्रमुख 3 धात्विक खनिजों का वितरण बताएं। देखिए, ऐसा खनिज जिससे धातु की प्राप्ति होती है धात्विक खनिज कहा जाता है। अब धात्विक खनिज में कौन कौन आता है? लोहा, मैग्नीज, बक्साइट, तांबा। इनका विवरण इस प्रकार है। लौहयस्क, पहला है लौहयस्क। क्या भारत में लौहयस्क का संचित भंडार बहुत अधिक है। यहाँ उच्च कोटि के हेमाटाइट, मैग्नेटाइट लौहयस्क पाए जाते हैं। भारत का सर्व प्रमुख लौह क्षेत्र झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा आदि राज्यों में पाया जाता है। दूसरा हो जाता है आपका मैग्नीज। मैग्नीज, भारत में मैग्नीज का भंडार विश्व के भंडार का अकेले 20% है। इस खनिज का प्रमुख भंडार उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा राज्यों में है। भारत का मैग्नीज उच्च कोटि का है। यह धात्विक खनिज जो इस्पात बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीज का इसके अतिरिक्त सेल बनाने में जो आता है ना, बैटरी बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला बक्साइट। यह एक अनुमान के अनुसार भारत में बक्साइट का विशाल भंडार है। इस खनिज से एल्युमिनियम निकाला जाता है। यह हल्का होने के कारण इसका इस्तेमाल जहाज बनाने में, चूँकि यह जंगरोधी होता है इसलिए इसका इस्तेमाल बर्तन बनाने में भी किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, कोयले का वर्गीकरण कर उनकी विशेषताओं को बताइए। देखिए, करोड़ों वर्ष पहले भूगर्भिक हलचल के कारण पेड़ पौधा, वनस्पति, जीव जंतु धरती के अंदर दब गए। वहाँ जल की उपस्थिति और वायु की अनुपस्थिति में उच्च दाब पर अपघटन से एक जीवाश्म ईंधन का निर्माण होता है जिसमें कोयला का भी स्थान आता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को 4 वर्गों में बांटा जाता है। पहला हो जाता है एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड क्या होता है? यह सर्वोत्तम कोटि का कोयला है जिसमें 94%, इसमें दे रहा है 90% से अधिक कार्बन पाया जाता है और यह जलने पर काफ़ी ताप देता है, इससे धुआं कम निकलता है और यही कारण है कि इसे उच्च कोटि का कोयला माना जाता है, लेकिन इसका भंडार काफ़ी कम है। बिटुमिनस, इस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा 80% के लगभग होती है। यह इसे परिष्कृत कर कोकिंग कोयला बनाया जाता है। भारत में अधिकतर इसी प्रकार की कोयला पाई जाती है। अगला हो जाता है, ये लगभग 88% होता है, वो 94% होता है, सब गलत प्रिंट हो गया है। लिग्नाइट क्या होता है? इसमें लगभग 67% कोयला की प्राप्ति होती है, कार्बन की उपलब्धता होती है और सबसे खराब होता है पीट। यह लकड़ी की तरह धू करके जलता है और इसमें कार्बन की मात्रा 60% से कम होती है। 60% से कम होती है। यह कोयला पूर्व दलदलीय क्षेत्रों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। आगे है, अब्रक का उपयोगिता और वितरण पर प्रकाश डालें। देखिए, अब्रक एक ऐसा खनिज है, अब्रक एक ऐसा विद्युत रोधी अधात्विक खनिज है
जो ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक होता है। यही कारण है कि इसे विद्युत उपकरणों यानी विद्युत उपकरणों बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बिजली का इस्त्री या फिर अन्य जो होता है सॉकेट वॉकेट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। विद्युत रोधी होने के कारण इस खनिज का सबसे अधिक प्रयोग विद्युत उपकरण के निर्माण में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग साज सज्जा सामग्री रंग रोगन यानी सामान बनाने में किया जाता है। इसका अब वितरण ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो अबरख का वितरण, अबरख के उत्पादन में भारत विश्व का प्रथम स्थान रखता है। भारत में अबरख की 3 पट्टियां हैं, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों में विस्तृत है। भारत में अबरख का कुल उत्पादन 59,065 टन है। बिहार झारखंड में उत्तम कोटि का रूबी अबरख, सबसे उत्तम कोटि का अबरख कौन होता है, रूबी अबरख होता है। अबरख की खानें हैं। बिहार और झारखंड मिलकर देश का 80% अबरख का उत्पादन करता है। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिला, राजस्थान के अंतर्गत उदयपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर आदि जिलों में अबरख अत्यधिक मात्रा में निकाला जाता है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, दे रहा है लौह का वर्गीकरण और उनकी विशेषताओं को लिखिए। देखिए, ऐसा अयस्क जिससे लोहा की प्राप्ति होती है उसे लौह अयस्क कहा जाता है। ठीक है, लोहांश के आधार पर लोहा की 3 अयस्क अलग अलग है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। हेमेटाइट उच्च कोटि का अयस्क होता है जिसमें 70% लोहा की मात्रा पाई जाती है। दूसरा हो जाता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट लौह अयस्क का वह अयस्क है जिसमें 60% क्या होती है, लोहांश की मात्रा होती है। और तीसरा हो जाता है लिमोनाइट, यह सबसे घटिया किस्म का लौह अयस्क है जिसमें लोहांश की मात्रा केवल 40% होती है। यह पीला अयस्क के नाम से भी जाना जाता है। इसका भंडार का आकलन उपलब्ध अभी नहीं है। तो दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। क्वेश्चन नंबर अब 21 है और 21 को हम लोग 21 जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है इसको देखने का प्रयास करेंगे। अब इसमें दे रहा है तांबा भारत के किन किन क्षेत्रों में मिलता है, इसके वितरण और उपयोग पर प्रकाश डालें। तांबा भारत के किन किन क्षेत्रों में मिलता है और इसके वितरण और इसके उपयोग पर प्रकाश डालना है हम लोग को। इसके वितरण और उपयोग पर प्रकाश डालना है। तो देखिए, भारत में तांबा मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में, झारखंड में और राजस्थान, आंध्र प्रदेश, सिक्किम राज्यों में मिलता है। इसका सर्वाधिक उत्पादन झारखंड सरकार करती है। इसकी सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होती है, झारखंड और राजस्थान में किया जा रहा है। झारखंड में इसकी खाने कहाँ पे है, सिंहभूम जिले में है। झारखंड में इसकी खाने सिंहभूम जिले में है, घाटशिला के पास। पलामू जिले में भी इसकी विशाल भंडार मिले हैं। राजमहल क्षेत्र में भी तांबे के भंडार का पता चला है। राजस्थान में झुंझुनू, अलवर जिले में तांबे की खाने। भारत तांबा उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। भारत तांबा का आयातक देश है। माने अभी भारत में इसका भंडार पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसे निकाल नहीं पा रहे हैं। उपयोग तो कर रहे हैं, उसे अभी निकाल नहीं पा रहे हैं। तकनीकी सक्षम इतना नहीं है कि उसे खनन करके निकाल सके। ऐसे में तांबा की जब जरूरत पड़ रही है तो हमें तांबा का क्या करना पड़ रहा है, आयात करना पड़ रहा है। तांबा बिजली का सुचालक होता है। बिजली के तार, बल्ब, मोटर, इंजन, रेडियो आदि का इसका उपयोग होता है। पहले घरेलू बर्तन, सिक्के भी इसी से बनाया जाता था। तांबा जस्ता मिलाकर क्या बनता है, पीतल बनता है। साथ ही तांबा टीन मिलाने से क्या बन जाता है, कांसा बनता है। इस दृष्टिकोण से तांबा की महत्ता अत्यधिक बढ़ जाती है, क्योंकि तांबा विद्युत सुचालक होने के कारण विद्युत उपकरणों के निर्माण में तो इस्तेमाल होता ही है, साथ ही साथ
यह बर्तन बनाने में, मिश्र धातु के निर्माण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यही कारण है कि तांबा की उपयोगिता बढ़ने के कारण जितना तांबा हमारे देश में उत्पादित होता है उससे अधिक उपयोग करने की आवश्यकता पड़ जाती है, और यही कारण है कि हमें तांबा दूसरे देश से आयात करना पड़ता है। अब आगे है, भारत में खनिज तेल का वितरण का वर्णन करें। देखिए, खनिज एक प्राकृतिक संसाधन है, और प्राकृतिक संसाधन में हम बताए थे जीवाश्म ईंधन का, जिसमें कोयला और दूसरा पेट्रोलियम था। दूसरा क्या था? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को ही खनिज तेल के रूप में जाना जाता है। भारत में मुख्यतः 5 तेल उत्पादक क्षेत्र है। भारत में मुख्यतः 5 तेल उत्पादक क्षेत्र है। पहला, उत्तरी पूर्वी प्रदेश में, जो उत्तरी पूर्वी प्रदेश भारत का माना जाता है, जिसमें 7 राज्य एक साथ जुड़े रहते हैं। भारत का यह सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। ऊपरी असम घाटी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड तेल क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें असम में कौन कौन है? डिगबोई और नहरकटिया, मोरान, रुद्रसागर। ये डिगबोई और नहरकटिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये मानचित्र कार्य में भी पूछता है। अरुणाचल प्रदेश में निगरू, नागालैंड में बोरहोला प्रमुख उत्पादक क्षेत्र माने जाते हैं। गुजरात क्षेत्र, यहाँ खंबात या बेसिन के मैदानी क्षेत्र में तेल का क्षेत्र फैला हुआ है। यहाँ अंकलेश्वर, कलौल, नौगांव, कौसाब, मेहसाना से भी तेल निकाला जाता है। मुंबई आई तेल क्षेत्र, देखिए यह क्षेत्र मुंबई तट से 176 किलोमीटर के दूर समुद्र में एक मंच बनाकर, जिस मंच को सागर सम्राट के नाम से जाना जाता है, उस मंच के माध्यम से क्या किया जाता है? तेल निकालने का कार्य होता है। उसके बाद आगे हो जाता है पूर्वी तट प्रदेश, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियों के बेसिन में भी यह तेल अधिकाधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद बाड़मेर बेसिन, देखिए इस बेसिन के मंगला तेल क्षेत्र से हाल ही में तेल उत्पादन शुरू हुआ है। यहाँ प्रतिदिन 56,000 बैरल तेल का उत्पादन हो रहा है। 2012 तक क्षेत्र भारत का 20% तेल उत्पादन करने लगेगा। ये किताब बता रहा है कब? 2011 में छपा था तब। अब देखिए, भारत में कोयले का कुल भंडार कितना है? कोयला का वार्षिक उत्पादन क्या है? इसके 2 महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्रों का नाम बताएं। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। करोड़ों वर्ष पहले भूगर्भीय हलचल के कारण पेड़ पौधे और वनस्पति धरती के अंदर दब गए। वहां जल की उपस्थिति और वायु की अनुपस्थिति के फलस्वरूप उच्च दाब पर अपघटन से क्या मिला? हमें जीवाश्म ईंधन मिला, जिसमें कोयला और पेट्रोलियम आता है। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के अनुसार भारत में कोयला का भंडार 264.45 अरब टन है। इनमें 98% कोयला का भंडार प्राचीन गोंडवाना काल का है और 2% टर्शियरी काल का। गोंडवाना काल का भंडार झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के चट्टानों से, गोंडवाना चट्टानों में मिलती है। और टर्शियरी काल का भंडार असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और जम्मू कश्मीर के टर्शियरी काल के चट्टानों से पाए जाते हैं। वर्तमान समय में भारत में 45.6 करोड़ टन वार्षिक कोयले का उत्पादन किया जा रहा है। भारत में दामोदर घाटी, रानीगंज, झरिया, गिरिडीह, बोकारो, कर्णपुरा के कोयले का उत्पादन यहाँ पे होता है। यहाँ भारत का आधे से अधिक कोयला निकाला जाता है। उच्च कोटि का कोयला प्राप्त होता है। कोयले का दूसरा मुख्य उत्पादक क्षेत्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्य है। ये पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र मध्य प्रदेश, सिंगरौली, छत्तीसगढ़ में कोरबा और उड़ीसा में तालचर उत्पादन कोयले के उत्पादन में प्रमुख माना जाता है। लेकिन सबसे अधिक धनबाद, झरिया, रानीगंज क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा, यानी दामोदर घाटी के बेसिन में सबसे अधिक मात्रा में कोयले का उत्पादन होता है और कोयले निकाले भी जाते हैं। अब हम लोग आते हैं कोयला का उपयोग। देखिए, कोयला का उपयोग सबसे अधिक तापीय विद्युत में हो रहा है। उसके बाद कोयले का दूसरा बड़ा उपयोग इस्पात उद्योग में भी होता है, यानी लोहा आदि बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे है, प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय का वर्णन करें। पहले हम समझेंगे प्रदूषण होता क्या है।
यानी जब किसी पदार्थ में कोई पदार्थ अवांछनीय रूप से, अवांछनीय का मतलब होता है बेकार के, बिना काम के दखल दे देना। जब किसी पदार्थ में कोई पदार्थ अवांछनीय रूप से जाकर मिल जाता है तो उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। जैसे वायु में धूलकण जाके मिल गया, वायु प्रदूषित हो गया। जल में गंदगियां जाकर मिल गई तो जल प्रदूषित हो गया। तो कहने का मतलब है कि जल प्रदूषण को नियंत्रित करने का, यानी प्रदूषण को नियंत्रित करने का उपाय क्या है? देखिए, पर्यावरण का दूषित होना ही प्रदूषण कहलाता है। वर्तमान समय में देश में बढ़ते औद्योगिकरण ने प्रदूषण को बढ़ावा दिया है। प्रदूषण के अंतर्गत जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण जिसको मृदा प्रदूषण कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण आदि को शामिल किया जाता है। प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं, तो इसे नियंत्रित करना जरूरी है। प्रदूषण को निम्नलिखित तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। पहला, उद्योगों को निर्धारित क्षेत्रों में स्थापित किया जाए, यानी जिन क्षेत्रों में सघन आबादी है इन क्षेत्रों में हम औद्योगिक विकास न करें। औद्योगिक विकास करें तो उसके ऊपर चिमनी आदि लगा दे, चिमनी को धूम रहित कर दें ताकि प्रदूषण रहित हो जाए। उपकरणों की गुणवत्ता को बनाए रखा जाए, यानी पुराने इंजनों का इस्तेमाल न हो। आप देखते हैं गाड़ियां जब पुरान हो जाती है तो उससे धुएं अधिक निकलते हैं, इसलिए सरकार कहती है कि 15 वर्ष के बाद गाड़ी की टर्म कंडीशन देखी जाएगी, अगर अच्छी है तो चलेगी, अन्यथा नहीं। बहुत शहरों में तो 15 वर्ष के बाद गाड़ियां बैन कर दी जाती है, वजह यही है। आगे, धुआं रोकने के लिए कोयले के स्थान पर तेल का प्रयोग, प्रदूषित जल को नदियों में छोड़ने से पहले उसे उपचारित कर देना और औद्योगिक कचरे को पृथक करना। इस तरह से हम ऊपर लिखित तरीकों से अपनाकर प्रदूषण की समस्या से निजात पा सकते हैं। और आज की पीढ़ी के लिए प्रदूषण से निजात पाना एक बहुत बड़ी समस्या है। भूमि किस प्रकार का महत्वपूर्ण संसाधन है? देखिए, भूमि मृदा का आधार स्तंभ होता है। मृदा मीन्स मिट्टी, जिस पर हम कृषि कार्य करते हैं, किस पर टिका रहता है? भूमि पर रहता है। भूमि हमें कई आवश्यकताओं की आपूर्ति करता है। यदि हम मनोरंजन के लिए मैदान की आवश्यकता समझते हैं, रहने के लिए घर की आवश्यकता हमें पड़ती है, खेती करने के लिए जमीन चाहिए, और यातायात और परिवहन के लिए सड़क या रेल लाइन का निर्माण आकाश में नहीं हो सकती है। ऐसे में हमें किसकी जरूरत पड़ती है? भूमि की जरूरत पड़ती है। अतः भूमि हमारी कई आवश्यकताओं को एक साथ पूरा करती है, इसलिए भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। भूमि की प्रकृति हमारे क्रियाकलाप को भी प्रभावित करती है। पठारी भूमि खनिजों से भरी रहती है, तो यहाँ खनन कार्य किया जाता है, खनिजों पर आधारित उद्योग स्थापित किए जाते हैं। समतल मैदानी भाग में वर्षा जल सिंचाई की सुविधा होने पर अच्छी फसलें उत्पादित होती हैं, और पहाड़ी भागों से वन उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। सीढ़ीनुमा खेत बनाकर उन क्षेत्रों में खेती कार्य भी किया जाता है। इस प्रकार भूमि का हमारे दैनिक जीवन में काफी महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण इसे महत्वपूर्ण संसाधन की श्रेणी में रखा जाता है। अब आगे है, आर्थिक विकास के साधन के रूप में मानव के महत्व पर प्रकाश डालें। आर्थिक विकास, देखिए, मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं अपनी विभिन्न तकनीकों का उपयोग करता है, अपने विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करता है, तथा प्रकृति के अन्य वस्तुओं का उपयोग में लाने की योग्यता रखता है। लाने की योग्यता मानव में ही है। मानव खोज करने की क्षमता रखता है। सारे प्राकृतिक संसाधन पड़े रह जाते यदि मानव उसे खोज करके उसका उपयोग करना नहीं जानता, तो ये आज तक संसाधन नहीं बने होते। अतः
संसाधन जो हमारे सामने दिख रही है वो मानव के तकनीकी विकास के कारण, मानव के प्रतिभा के कारण ही ये तकनीक के माध्यम से संसाधन के रूप में उभर कर आया। इसलिए आर्थिक विकास के लिए साधन के रूप में मानव का महत्व अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है। अब आगे है कि नदी घाटी परियोजनाओं को की बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है। देखिए, बहुउद्देश्य, बहुत उद्देश्य। जब नदियों पर बांध बनाकर नदियों के जल को की गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदला जाता है और उसे टरबाइन पर गिराकर यांत्रिक ऊर्जा में संचालित किया जाता है और उससे विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो ऐसी योजना को बांध या क्या कहते हैं, बांध कहते हैं। अब चूंकि बांध बनाने से कई उद्देश्य की आपूर्ति एक साथ होती है, जैसे सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में नदी के जल को नियंत्रित करके नहरें निकालकर उससे खेती का कार्य होता है, सिंचाई की व्यवस्था हो जाती है। नदियों पर बांध बनाकर बाढ़ की विभीषिका से लोगों को बचाया जा सकता है। नदी घाटी योजनाओं से जल विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है और जलाशयों में मछली पालन बृहद मात्रा में हो सकती है। नदी के संचित जल को कारखानों में उपयोग किया जा सकता है और जल को शुद्ध कर पाइपों द्वारा शहरों में दैनिक उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। गहरे जल में नाव चलाए जाते हैं जो यातायात और माल ढोने में सहयोग देता है। नदी में बांध बनाकर नहरें निकाली जाती है, उसके दोनों किनारों पर उपयोगी वृक्ष लगाए जाते हैं जिससे पशुचारण भी हो जाता है और उसके साथ साथ क्या होता है, इसके किनारे सड़कें बन जाती है जो यातायात के लिए भी होता है और उसके अतिरिक्त जलयान भी चलाए जाते हैं जो एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने का कार्य करता है। इस प्रकार से यह अनेक उद्देश्यों की आपूर्ति करता है। इसके अतिरिक्त मृदा अपरदन की क्रिया को भी रोकता है। ऐसी अनेकों उद्देश्यों की आपूर्ति होने के कारण हम इसे क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जानते हैं। अब आगे है कि मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखे। देखिए, मृदा भूमि की ऊपरी परत जिसमें सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कृषि कार्य के लिए उपयुक्त होते हैं, तो इसे हम लोग मृदा कहते हैं। मृदा जो है एक अनुपम संसाधन है, क्योंकि अगर मृदा नहीं होती तो कृषि कार्य नहीं होता। जब कृषि कार्य नहीं होता तो हमें खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं होते। ऐसे में हम जीविकोपार्जन की क्रिया नहीं कर पाते, हमारे जीवन की कल्पना नहीं हो सकती थी। इसलिए मृदा एक अनुपम संसाधन है। ऐसे में मृदा को सुरक्षित रखना आवश्यक है। अब प्रश्न बनता है कि मृदा को सुरक्षित क्यों रखा जाए, कैसे मृदा सुरक्षित नहीं रह रही है। देखिए, आज जितनी तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है उतनी तीव्र गति से मृदा जो कृषि योग्य भूमि है उसका ह्रास भी हो रहा है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के लिए आवास के साथ औद्योगिक विकास, सड़क का निर्माण, पुल पुलिया, नदी नहर आदि बनने के कारण ये मृदा कम होती जा रही है। दूसरे शब्दों में, हम खुले में शौच करते हैं, हम जितना भी कचरा होते हैं खुले में ले जाकर फेंक देते हैं। आजकल प्लास्टिक युग हो गया और इसमें सारा प्लास्टिक सब खेतों में चला जाता है जो खेतों को ऊसर और बंजर बना देता है। जिन रासायनिक पदार्थों का हम उर्वरक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिन कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, वो भी क्या है, वो भी मृदा को बर्बाद करती है, मृदा को प्रदूषित करती है। ऐसे में मृदा को प्रदूषण से बचाना अत्यंत आवश्यक है। यानी मृदा को प्रदूषण से बचाने की क्रिया को ही हम मृदा संरक्षण के नाम से जानते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कचड़ों को दो भागों में बांट देना चाहिए और जो जैविक कचरा है जो सड़ गल के मिट्टी में बदल जाता है उससे कंपोस्ट तैयार करना चाहिए और उसी कंपोस्ट का इस्तेमाल खेतों में करना चाहिए। ऐसा करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है और किसानों का फसल भी बर्बाद नहीं होता है। जैविक आवर्धन के द्वारा
ये फसलों का, ये हानिकारक कीटनाशक दवाओं का प्रभाव भी हम पर नहीं पड़ता है। कीटनाशक को नियंत्रित करने के मवेशियों के मलमूत्र का इस्तेमाल करें। ऐसा करके हम मृदा को सुरक्षित रख सकते हैं। अब इसके बाद है विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीवों के ह्रास का कारण है। देखिए, वनस्पति मानव को दिया गया प्रकृति का एक अमूल्य उपहार है। ये वनस्पतियां कई प्रकार से मनुष्य के जीवन की रक्षा करती है। यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें लाभान्वित भी करती है। इससे हमें कंद मूल, फल फूल, औषधि, टेनिन, रेजिन, ग्लिसरॉल आदि की प्राप्ति हो जाती है। इसके अतिरिक्त यह प्राणवायु ऑक्सीजन देती है, वर्षा के संचयन करने में, तापीय संतुलन करने में और इसके अतिरिक्त वायु के संचरण करने में ये अत्यंत आवश्यक होती है, अत्यंत सहायक होती है। लेकिन मानव स्वभाव से स्वार्थी प्रवृत्ति का होता गया है। वो अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाता गया। जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, जनसंख्या बढ़ने के साथ आवास की समस्या, औद्योगिक विकास, कृषि क्षेत्र के विकास के लिए दिन प्रतिदिन क्या किया, जंगलों का सफाया करता गया, जिसके कारण जब वनस्पति खत्म हो गए और वन और वनस्पति खत्म हुआ तो वन्य जीवों के लिए आवास की समस्या हो गई और धीरे धीरे वन्य जीव भी धीरे धीरे ह्रास के कगार पर पहुंच गए। अर्थात वन और वन्य जीवों के विनाश में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है? मानव का है। और यही कारण है कि मानव आज ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करने की कोशिश करनी चाहिए। अब आगे है, देखिए, विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों का ह्रास करती है। तो कर दिए। आगे है, विभिन्न प्रकार कि भारतीय वनों की तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत कर इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इनमें किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया और क्यों? देखिए, धरातलीय स्वरूप, मृदा, जलवायु की दशाओं में विविधता के कारण भारत में विभिन्न प्रकार के वन हैं जो निम्न प्रकार से पाए जाते हैं। पहला, चिरहरित वन या सदाबहार वन। दूसरा हो जाता है पर्णपाती या पतझड़ वन, जिसे लघु तरीये में बता दिए थे। तीसरा हो जाता है पर्वतीय वन या कोड़धारी वन। चौथा हो जाता है डेल्टाई वन या ज्वारीय वन और अगला कटीले या मरुस्थलीय वन। अब हम बारी बारी से इसकी चर्चा करते चलते हैं कि है क्या। सदाबहार वन क्या होता है? भारत में सदाबहार वन शीतोष्ण सदाबहार वन सघन वन के अंतर्गत आते हैं। ऐसा वन प्रदेश जहां पाए जाने वाले वृक्ष में पतझड़ का मौसम नहीं आता है, यानी ऐसा क्षेत्र जहां सालों भर हरियाली बनी रहती है, इसलिए इस वन को सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय चिरहरित, चिर मीन्स क्या? हमेशा, हरित माने हरा रहने वाला, चिरहरित वन के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय चिरहरित वन के नाम से जाना जाता है। इसमें अधिक वर्षा और दलदली भूमि के कारण यातायात में कठिनाई होती है। इसकी लकड़ियां सही से उपयोग नहीं हो पाती, क्यों? इसमें महंगी लकड़ियां होती है, बोनी महोगनी, लेकिन यह दलदली क्षेत्र होने के कारण, चूंकि सघन क्षेत्र है, जितनी पत्तियां टूट के गिरी वो सड़ करके क्या हो जाती है, उसी में ह्यूमस बना के और मिट्टी जो बनाती है वो दलदली मिट्टी हो जाती है। अगर उस मिट्टी को काट करके हम समतल क्षेत्र में प्रसारित कर दें, फैला दें, तो हमें कंपोस्ट की, उर्वरक की 2-4 साल जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा हो जाता है पतझड़ वन। ऐसा वन प्रदेश जहां पर सालों भर हरियाली नहीं रहती है। एक निश्चित मौसम में उस पेड़ की पत्तियां झड़ जाती हैं और झड़ने के बाद पूरा खंडहर लगने लगता है, वीरान जैसा दिखाई देने लगता है। तो ऐसे वन को
पतझड़ या पर्णपाती, पर्ण मीन्स पत्ती होता है, पाती माने गिरना, जिसकी पत्तियां एक निश्चित मौसम में गिरती हैं तो उसे पर्णपाती वन कहा जाता है। इसमें आंवला, सहतूत, बरगद, पीपल, कटहल, आम, जामुन, नीम, नारियल, बांस। बांस हालांकि ज्वारीय वन में भी आता है के रूप में पाया जाता है। इनकी लकड़ियां अधिक कठोर होती हैं और उपयोगी भी होती है। अब आगे देखिए, तीसरा वन जो है वो कोणधारी वन है। कोणधारी वन क्या है? यह वन पर्वतीय वन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाला वन होता है। चूंकि इन क्षेत्रों में बर्फबारी अधिक होती है, अतः बर्फ या ठंडक से रक्षा प्रदान करने के लिए प्रकृति ऐसे पेड़ों की पत्तियां बड़ी चौड़ी और नुकीली बना देती है जो एक कोण की तरह दिखाई देती है। इसलिए इस वन को कोणधारी वन के नाम से जाना जाता है। इसमें देवदार का वृक्ष, चीड़, हेमलॉक, स्प्रूस जाति के पेड़ पाए जाते हैं। इनकी लकड़ियां मुलायम होती है, इन्हें काटना और उपयोग में लाना आसान होता है। अगला होता है ज्वारीय वन। देखिए, ज्वार जहां उत्पन्न होता है, समुद्र में जब ज्वार आता है तो समुद्र के किनारे टकराएगा। तो किनारे मतलब तटीय क्षेत्रों में, यानी तटीय क्षेत्रों में जो होता है, क्या होता है, जो वन पाया जाता है उसे तटीय वन या ज्वारीय वन के नाम से जाना जाता है। चूंकि ज्यादातर नदियां वहां जाके मिलती है तो डेल्टा बनाती है और इन क्षेत्रों में भी ये वन पाए जाते हैं, इसलिए इस वन को डेल्टाई वन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे गंगा का मुहाने पर एक डेल्टा बनता है बहुत बड़ा, जिसे सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि वहां सुंदरी वृक्ष अधिक मात्रा में पाई जाती है। यानी इसमें कौन कौन पेड़ आते हैं? इसमें आता है सुंदरी वृक्ष, केवड़ा, मैग्रोव, हिरटीरा, ग्रौन और ताड़, नारियल के पेड़ आदि आते हैं। अगला होता है मरुस्थलीय वन या शुष्क वन। ऐसा वन प्रदेश जहां पर वर्षा कम हुआ करती है, जहां वर्षा वर्ष में कम होती है, तो ऐसे वन को हम लोग क्या कहते हैं? शुष्क या पर्णपाती वन कहते हैं। ऐसे वन में पाए जाने वाले पेड़ों की पत्तियां छोटी छोटी होती है और उसमें कांटे होते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक से अधिक न हो सके और जल की जरूरत कम पड़े। इसमें भी पतझड़ वन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इसमें नागफनी, कैक्टस, है ना, बबूल, खजूर, है ना, और फिर आता है बनबैर, बैर, ये सब शीशम आदि इसके अंतर्गत आते हैं, जिनकी पत्तियां छोटी होती हैं और जिनके तने काफी रुखड़े होते हैं जिससे वाष्पोत्सर्जन न कम हो सके। आगे है कम हो सके। इसके बाद है सी में क्वेश्चन, भारत में पाई जाने वाली मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा गया है? किन्हीं 3 प्रकार की मिट्टी की विशेषता और उनके क्षेत्र को लिखे। देखिए, भारत में भौगोलिक विविधता के कारण भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में बांटा गया है। पहला हो जाता है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लाल मिट्टी, चौथा लेटेराइट मिट्टी, पांचवा पहाड़ी मिट्टी और अगला मरुस्थलीय मिट्टी, 7 लवणीय क्षारीय मिट्टी और 8वां जैविक मिट्टी। तो पहले चलते हैं जलोढ़ मिट्टी क्या है। नदियों द्वारा अपर्दन की क्रिया करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक मिट्टी का जो प्रवाह करके जमावड़ा लगाया जाता है, तो ऐसी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यह नदियों के बेसिन में जमा की गई मिट्टी होती है। इसका प्रमुख क्षेत्र जो है वो गंगा का मैदानी भाग है, जिसमें पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि क्षेत्र आते हैं। यह जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः गंगा ब्रह्मपुत्र की बेसिन या पूर्वी तटीय भागों में पाई जाती है। इसमें पोषक तत्व की पर्याप्त मात्रा होने के कारण इसमें सभी फसल, लगभग धान, गेहूं, गन्ना, दलहन, तिलहन सारी की खेती आसानी से की जाती है। आगे, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की हल्की कमी होती है, इस कारण इसके लिए उर्वरक का सहारा लेना पड़ता है। अब आगे, यह आयु के आधार पर 2 वर्गों में बांट दिया जाता है, बांगर मिट्टी और
खादर मिट्टी, जिसे हम लघुत्तरीय में समझा चुके हैं। इसे देखने के लिए इसके पहले वाले वीडियो लघुत्तरीय वाला देखिए, पार्ट 1 करके, तो उसमें होगा। काली मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, स्थानीय स्तर पर इसे रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण दक्षिण अफ्रीका के अलावा यानी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। कपास और गन्ना के उत्पादन के लिए मिट्टी काफी अच्छी मानी जाती है। इसका बड़ा क्षेत्र महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और कर्नाटक आदि क्षेत्रों में होता है। इसमें नमी बनाए रखने की क्षमता अधिक होती है। अब एक क्वेश्चन यहीं से ले लेते हैं, कपास की खेती महाराष्ट्र और गुजरात में अधिक होती है, क्यों? तो लिखेंगे कि कपास एक ऐसा व्यावसायिक फसल है, एक ऐसा नगदी फसल है जिस फसल के उत्पादन के लिए हमें काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। और काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में, जहाँ बेसाल्ट चट्टानें टूटती हैं और टूटने के फलस्वरूप बनता है, तो ऐसी मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है। और काली मिट्टी की पर्याप्त भंडार कहाँ पे है? गुजरात और महाराष्ट्र में है। इसलिए कपास की खेती गुजरात और महाराष्ट्र में होती है। और जब कपास की खेती गुजरात और महाराष्ट्र में होगी तो कपास से बनने वाले सूती वस्त्र उद्योग भी सबसे अधिक महाराष्ट्र में ही होंगे। ये भी रीजन है। अब आगे बढ़ते हैं। लाल मिट्टी, देखिए लाल मिट्टी क्या है? यह ग्रेनाइट चट्टानों के टूटने से बनती है। काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बनती है, जबकि लाल मिट्टी किन चट्टानों के टूटने से बनती है? ग्रेनाइट चट्टानों के टूटने से बनती है। इसमें लोहा की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है, यानी आयरन की मात्रा इसमें अधिक पाया जाता है, इसलिए इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। यह कम उपजाऊ वाली मिट्टी होती है, इसमें सिंचाई की अधिक आवश्यकता पड़ती है। इसमें विशेषकर मोटे किस्म के अनाजों का उत्पादन किया जाता है, जैसे ज्वार, बाजरा, मकई का उत्पादन किया जाता है। अब आगे है, वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण कीजिए, सभी वनों का वर्णन कीजिए। देखिए, वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। अत्यंत सघन वन, ऐसे वन जहाँ अत्यधिक वन सघन होते हैं, इसे सघन वन कहा जाता है। यह वन मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद हो जाता है सघन वन। इस प्रकार के वनों में वृक्षों का घनत्व 40 से 70% तक होता है। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला हो जाता है झाड़ियाँ वन और लास्ट हो जाता है मैंग्रोव वन। हालांकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से एकदम घटिया है, इसलिए इसे देख लीजिएगा, उतार लीजिएगा। आगे जरूरत उतना नहीं है। जल विद्युत उत्पादन हेतु अनुकूल एवं भौगोलिक आर्थिक कारक। देखिए, जल विद्युत उत्पादन करने के साथ हम क्या करते हैं? बांध बनाते हैं, तो उससे अनेक उद्देश्यों की आपूर्ति होती है। ऐसे में जल विद्युत की महत्ता और बढ़ जाती है। लेकिन जल विद्युत उत्पादन के लिए कौन कौन सी चीज़ें अनिवार्य है? पहला, प्रचुर जल राशि की उपलब्धता। जिस क्षेत्र में हम जल विद्युत उत्पादन करने जा रहे हैं वहाँ बांध ऐसा हो कि सालों भर जल की आपूर्ति होती रहे। नदी भाग में ढाल जरूरी हो, क्योंकि गति थोड़ा सा रहेगा तबे टरबाइन चलेगा। जल का बहाव तेज होना चाहिए और प्राकृतिक जल प्रपात का होना जरूरी है। प्राकृतिक जल प्रपात रहेगा तो क्या होगा? तेजी से, नहीं तो अपने से बनाने में बहुत खर्च होगा, आवास की समस्या हो जाएगी। और आगे है कि आर्थिक कारक इसका क्या है? सघन और औद्योगिक आबादी वाले क्षेत्र, आर्थिक कारकों की आबादी वाला क्षेत्र नहीं होना चाहिए। बाजार, पर्याप्त पूंजी निवेश चाहिए, ये सब समस्या है। परिवहन का साधन, प्राविधिक ज्ञान और अन्य ऊर्जा के स्रोत का अभाव के कारण इनका विकास ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। आगे है, भारत के किन्हीं 4 परमाणु विद्युत गृह का उल्लेख और उनकी विशेषता। देखिए, परमाणु गृह क्या होता है? जब प्राकृतिक खनिज पदार्थ जैसे यूरेनियम, थोरियम, ये इन सबों का इस्तेमाल करके जब उससे बिजली का उत्पादन होता है
तो इसे हम कहते हैं परमाणु रिएक्टर, परमाणु संयंत्र, और ऐसे विद्युत को परमाणु विद्युत गृह ऊर्जा के नाम से जानते हैं। यह कहाँ है? पहला तारापुर परमाणु विद्युत गृह, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह तारापुर में है। यह जल उबालने वाली 2 परमाणु भट्टियां हैं यहाँ पे, प्रत्येक का उत्पादन क्षमता 200 मेगावाट से अधिक है। यहाँ थोरियम और प्लूटोनियम से विद्युत उत्पन्न किया जाता है। राणा प्रताप सागर परमाणु, ये तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में पाया जाता है। राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह राजस्थान स्थित कोटा में है। इसे चंबल नदी से जल प्राप्त होता है। कनाडा के सहयोग से बनाया गया है, जिसका उत्पादन क्षमता 100 मेगावाट, हाल में 235 मेगावाट की इससे 2 इकाइयाँ शुरू की गई है। कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह यह स्वदेश से निर्मित विद्युत गृह है, जो कहाँ है? तमिलनाडु में पाया जाता है, जिसमें विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगला नरौरा विद्युत संयंत्र, यह नरौरा जो है वो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के पास है। यहाँ भी 235 मेगावाट के 2 रिएक्टर लगाए गए हैं। आगे है, यहीं तक क्वेश्चन है। धन्यवाद फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करें कि आपको कैसा वीडियो और चाहिए, ताकि मैं उसे बना दूं।